अभी जो हमने देखा कि सारी हम मतलब जब से हमारा ये स्टार्ट है कोर्स, तो हम ये पॉलिसीज़ को और उसको डिस्कस करते आ रहे हैं कि कौन-कौन से हमने पॉलिसी बनाई, कितने कंट्रीज़ ने रिस्पॉन्स दिया। तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ भी थे ना, जिन्होंने इसको रिस्पॉन्स नहीं दिया, या मेन क्वेश्चन तो ये है कि हम पढ़ रहे हैं मगर ये इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, उसकी क्या रीज़न्स हैं। तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट है कि कितनी पॉलिसीज़ थी और उन पे कैसे-कैसे काम किया गया, गवर्नमेंट ने कौन-सी पॉलिसीज़ बनाई थी और कितने कंट्रीज़ ने उसको रिस्पॉन्स किया था। अगर हम एक बच्चे ने उससे ड्यूरिंग क्लास क्वेश्चन भी किया था कि मैम हम जो ज़्यादातर बाहर के कंट्रीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, मतलब उनकी हम परसेंटेज बता रहे हैं और अपनी क्यों नहीं बता रहे। तो अब हम ये नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हमारी ऐसी कौन-सी थी जो हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, और जो हमने, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट था ग्लोबली था, मैं डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ की सारी पॉलिसीज़ को डिस्कस किया गया था। तो इसलिए जो है हमने उनको सब डिस्कस करना था, उन परसेंटेजेस को कि कितने कंट्रीज़ ने रिस्पॉन्ड किया था और उन पे कैसे-कैसे काम हुआ था। लेकिन अब हम कुछ स्लाइड्स हैं, अब हम डिस्कस करेंगे, ये 2-3 3-4 स्लाइड्स हैं, कि ऐसी कौन-सी रीज़न्स थी जो हम उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। सिर्फ़ हम ही नहीं, और भी जो भी कंट्रीज़ आते हैं डब्ल्यूएचओ के अंडर या जिन पर वो अपनी पॉलिसीज़ देते हैं। तो ऐसी कौन-कौन सी रीज़न्स थी और क्या-क्या था कि हम नहीं उसको प्रॉपर तरीके से लेकर चल पाए। क्योंकि ये तो अब साफ़ है कि जनरल बात है कि हम कोई भी पॉलिसीज़ को लेकर आते हैं या कोई भी चीज़ लेकर आते हैं, ज़रूरी तो नहीं है उसके पॉज़िटिव इम्पैक्ट हों, नेगेटिव साथ-साथ होते हैं और उसकी क्या रीज़न्स थी। तो ये अब हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन में। इंटरनेशनल कोड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग सब्स्टिट्यूट्स नॉट प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट इन ऑल रीजन। ये जो-जो हमने इतना डिटेल डिस्कस किया था, उसके जो 7 आर्टिकल्स भी थे और 10 स्टेप्स भी हमने किए थे। ज़रूरी तो नहीं है कि हर कंट्रीज़ में उसको इम्प्लीमेंट किया भी गया हो। ऐसा नहीं था, बहुत ज़्यादा ऐसे कंट्रीज़ थे, बहुत ज़्यादा ऐसे रीजन्स थे, जहाँ वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। और अभी जैसे हमने विटामिन एंड मिनरल की बात की, विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंटेशन एंड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम नॉट प्रॉपर्ली इम्प्लाई इनकंसिस्टेंस नॉट एक्सेस टू चिल्ड्रन एंड वुमेन। तो नॉट एक्सेस इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि बना तो दिए उन्होंने, पता तो चल गया कि इस रीजन में, इस कंट्री में, इस एरिया में, वुमेन में या चिल्ड्रन में ये डेफ़िशिएंसी आ रही है, वो चीज़ें बन भी गईं और वो मार्केट में आ भी गईं। लेकिन वो नॉट एक्सेसिबल थी, कि वो हमारी पहुँच से बाहर थी, हम उन कोई भी रीज़न्स हो सकती है उसके पीछे। या तो वो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट थे कि हमने उसको यूज़ किया, हमारी वुमेन ने या बेबीज़ ने हमारे, तो वो उनका सही, उनको वो सूटेबल नहीं रहा। एक रीज़न ये भी हो सकती है, दूसरी रीज़न ये कि उनकी जो प्राइसेज़ थी वो बहुत हाई चले गई थी और वो हर कोई उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था। ये उसकी मेन रीज़न्स थी उनको नाम अप्लाई करने की। तो वही ना, कि जब एक बहुत, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर उन्होंने एक चीज़ बनाई है किसी एक वल्नरेबल ग्रुप के लिए, लेकिन वो उस तक एक्सेसिबल ही नहीं है। मतलब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमने बना दिया है, मार्केट में भेज दिया है, अब हमने उस पर कोई भी नहीं नज़र रखनी कि वो लोग उसको ले भी रहे हैं, नहीं, वो हर एक लोगों तक पहुँच भी रही है या नहीं। तो यही जो प्रॉब्लम्स थे वो तो साथ-साथ ही चलते हैं, जो इन पॉलिसीज़ के साथ भी हैं। Implementation of program addressing obesity and non-communicable diseases wide variation among region, कि ओबेसिटी को भी और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को भी क्योर करने के लिए काफ़ी इंटरवेंशंस आईं, मगर वो वेरिएशंस थी हर रीजन में। सही तरह, मतलब ऐसा नहीं था कि हर कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही था। न्यूट्रिशन इंटरवेंशन आर इम्प्लीमेंटेड स्कूल लेवल, वर्क प्लेसेस एंड अनएबल टू कवर हॉट स्पेक्ट्रम प्रॉब्लम, कि यहाँ तो कुछ कंट्रीज़ में ऐसा था कि उन्होंने सिर्फ़ स्कूल लेवल की, हमारे जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं, उनको ही उन्होंने फ़ोकस कर दिया वर्क प्लेसेस पर। जैसे अगर हम रिसेंटली कोविड की बात करें, तो हमारे जो बच्चे जाते हैं स्कूल, ठीक है, सैनिटाइज़ कर लेते हैं, टीचर्स उनको बार-बार कहती हैं या मास्क वो पहन लेते हैं। लेकिन अगर हम मार्केट्स में जाएँ, किसी भी बाज़ार में कोई चीज़ लेने जाएँ, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी एसओपीज़ पर वो नहीं कर रहे होते। तो वही है ना, कि
गवर्नमेंट का काम था, उन्होंने एसओपीज़ बना दी, मगर वो होल स्पेक्ट्रम को कवर नहीं कर सके। तो बहुत सारी ऐसी थी जिन्होंने स्कूल लेवल को ही कवर किया कि वहाँ पे उन्होंने सख्ती कर दी, स्ट्रिक्टनेस कर दी कि जो उनके गेट कीपर हैं, उन्होंने ऐसे अंदर आने नहीं देना बच्चों को, या टीचर्स ने हर आधे घंटे बाद रिमाइंड करवाना है बच्चों को कि आपने सैनिटाइज़ करना है। तो इसलिए तो हमारा एक ही ग्रुप इसमें कवर हुआ ना स्कूल का, लेकिन होल स्पेक्ट्रम तो कवर नहीं हुआ, क्योंकि हम आते-जाते हैं, इधर-उधर देखते हैं कि लोग एसओपीज़ पे अमल नहीं कर रहे होते, तो ये भी एक बहुत प्रॉब्लम था। नेशनल कैपेसिटी इन पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन लिमिटेड, लैक ऑफ कंप्लीट वर्कफोर्स, कि ज़्यादातर जो ऐसे पॉलिसीज़ होती हैं जिन पर हम अमल नहीं कर पा रहे होते, उसकी मेन रीज़न यही होती है कि वर्कफोर्स नहीं होती, कि वो अच्छे तरीके से आपस में कोलैबोरेट ही नहीं कर पा रहे होते कि हमने एक चीज़ को लेकर चलना कैसे है। समझ ही नहीं आ रही होती, वो जो डिज़ीज़ है या कोई भी इन्फेक्शन है, वो स्प्रेड होता चला जाता है, लेकिन जो हमारे जो लोग होते हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, वो सही तौर पर कोलैबोरेट ही नहीं कर पा रहे होते, या जो ऐसे रिसोर्सेज़ होती हैं, वो लिमिटेड होती हैं, जिसकी वजह से वो एक जो प्रॉपर तरीके से जो एक होल स्पेक्ट्रम को कवर करना होता है, वो कवर ही नहीं कर पा रहे होते। नेक्स्ट अगर हम फाइनेंशियली रिसोर्सेज़ की बात करें, जो नंबर 1 पे आता है, कि जब रिसोर्सेज़ ही नहीं होंगे, तो हम किसी भी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? यूनिसेफ वालों ने, डब्ल्यूएचओ वालों ने बना तो दी हमें, वो 10 स्टेप्स तो हमें दे दिए, लेकिन अगर हमारे पास रिसोर्सेज़ होंगे, तो फिर ही हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बाशमूल हमारे कंट्री को और बहुत सारे कंट्रीज़ भी हैं, जिन पे ये नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रही होती। तो उसकी मेन रीज़न है कि फाइनेंशियली हमारे पास रिसोर्सेज़ ही नहीं होते। अगर होते हैं तो वो बहुत लिमिटेड होते हैं, तो वो पूरे नेशन को जो है वो कवर ही नहीं कर पा रहे होते। मैटरनल इन्फेंट हेल्थ इंटरवेंशन नॉट प्रॉपर्ली अडॉप्ट इन सर्टेन रीजन्स, यही बहुत ज़्यादा रीज़न्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मदर्स और इन्फेंट दोनों की हेल्थ जो है, वो प्रॉपर नहीं कवर कर पा रहे होते, कि ऐसी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो हाइजीनिक एनवायरनमेंट हैं, वो हर रीजन में प्रॉपर तरीके से वो हो ही नहीं पा रहा होता। मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन की बात करें, कि नेशनल सर्वेस डोंट एडिक्वेट इंक्लूड न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स, के ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ थे जिन्होंने सर्वेस तो कंडक्ट किए, लेकिन उनके पास न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स ही नहीं थे, कि मतलब उनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ ही नहीं थी, इक्विपमेंट ही नहीं थे, कि वो जो जिस रीजन में वो जा रहे हैं सर्वे करने, जिस एरिया में वो जा रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से उसको देख सकें। किसी भी प्रेग्नेंट वुमन को या नॉन प्रेग्नेंट वुमन को, या हमारे स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को, या हमारे एज्ड पीपल्स को, उनके पास ऐसे इंडिकेटर्स ही नहीं थे कि वो उनको देख सकते कि इसमें ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम है। बस उन्होंने उसकी जो फिज़िकल देख लिया कि ये पीला रंग इसका पड़ रहा है, तो ज़रूर इसमें आयरन की डेफ़िशिएंसी होगी। इसके जो बाल हैं वो थिन हैं, या इसकी आँखों में शाइन नहीं है, इसके नेल्स व्हाइट हैं। तो ऐसे ही मतलब उन्होंने प्रॉपर इंडिकेट नहीं किया। प्रॉपर इंडिकेट का मतलब ये है कि हम उनको रिकमेंड करें कि आप जो ये टेस्ट हैं, हमें लग रहा है कि आप में ये डेफ़िशिएंसी है, ये टेस्ट करवा के आएँ, बायोकेमिकल टेस्ट। तो वो एक पूरा जो था वो इंडिकेटर उनको प्रॉपर देखने का, वही उनमें कमी थी। सर्वे तो कर लिया, मगर वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं सका पूरा। न्यूट्रिशनल इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय अदर ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सर्वेज डोंट कंडक्ट टाइमली और रूटीनली, डाटा इनसफिशिएंट, पॉलिसी मेक्स नॉट वेल इन्फॉर्म्ड, कि या तो उन्होंने शुरू किया सर्वे, ठीक है, एक एरिया कवर कर लिया, फिर महीना वो चुप कर गए। फिर उन्होंने किया, फिर वो चुप कर गए, तो ऐसा तो डाटा भी नहीं ठीक तरीके से आता, तो वो उनके पास कंपाइल भी नहीं हुआ। तो जो उन्होंने पॉलिसी बनाई आधे-अधूरे सर्वे से, तो वो भी उनको वो ठीक तरह से काम ही नहीं कर पाई, क्योंकि जो काम होना था किसी एरिया में, जो डब्ल्यूएचओ की तरफ से पॉलिसी आई थी, उस पे वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सका। जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था स्कूल प्रोग्राम्स, कि अगर डब्ल्यूएचओ वालों ने तो प्रोग्राम्स बना दिए, कि ब्रेकफ़ास्ट प्रोग्राम, लंच प्रोग्राम, स्नैक्स प्रोग्राम, मिल्क प्रोग्राम, तो ये इम्प्लीमेंट तो अब हम कंट्रीज़ ने करवाना है ना। वही बात है कि हम इम्प्लीमेंट करवा ही नहीं पा रहे होते, क्योंकि हमारे पास जो फाइनेंशियली रिसोर्सेज़ होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। अगर फाइनेंशियली रिसोर्सेज़ होते भी हैं, तो हमारे पास जो वर्क फ़ोर्स है, वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही होती।
या अगर वर्क फ़ोर्स भी हमारी ठीक तरीके से काम कर पा रही होती है, तो हमारे अंडर जो एरिया होता है, जो रीजन होता है, जो सिटी ना भी एरिया जो हमारे अंडर होता है, हम उसको ठीक तरीके से कवर ही नहीं कर पा रहे होते। तो फिर उसमें पॉलिसी क्या बननी है और उस पे काम क्या होना है। तो ये भी वही है, डिज़ाइन एंड कंटेंट ऑफ एक्जिस्टिंग पॉलिसी एंड प्रोग्राम, इनएडिक्वेट पॉलिसी रिस्पॉन्सेज़ टू चैलेंजेस, डबल बर्डन ऑफ माइल न्यूट्रिशन, उनको रिस्पॉन्स ही नहीं ठीक किया गया, तो जो मेल न्यूट्रिशन थी उस एरिया में, तो वो बढ़ती ही जानी है, तो उसका जो रेट है वो डबल ही होना है, जब उस पे वो काम ही नहीं हो रहा। लैक ऑफ एविडेंस इन्फॉर्म इंटरवेंशन, लैक ऑफ एविडेंस ये होगा कि जैसे अभी हमने पीछे देखा कि वो जो सर्वे था वो रूटीनली या टाइमली कंडक्ट ही नहीं हुआ, इसलिए जो एविडेंस थे, जो इन्फॉर्मेशन थी, वो भी इम्प्रॉपर थी। Many policies unable to address underlying causes of malnutrition, food insecurity, inadequate health services, inadequate care for women and children के मिड में शायद हमारी ये स्लाइड्स थी जिसमें ये मेंशन था कि बेसिक काजेज़ कौन-सी हैं, अंडरलाइंग काजेज़ कौन-सी हैं और दूसरी काजेज़ कौन-सी हैं। उनमें से ये जो थी अंडरलाइंग काजेज़ थी, ये अनएबल टू एड्रेस थी कि बहुत सारी पॉलिसीज़ बनी, मैनी पॉलिसीज़ बनी, मगर वो इस पे काम ही नहीं कर पाई प्रॉपर तरीके से। ऑफन नॉट ऑफिशियली अडॉप्टेड, फूड सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज अनएबल टू कंट्रोल ऑल फॉर्म ऑफ malnutrition, food borne infectious diseases। ये सिर्फ फूड सिक्योरिटी जो थी, वो ही नहीं कंट्रोल हुई कि सारी जो मतलब अभी हमने डिस्कस किया कि फूड सिक्योरिटी ये कि हर तरह के लोगों तक उनकी फिज़िकली, सोशली, इकोनॉमिकली एक्सेस हो अपनी डाइटरी नीड को पूरा करने की, वो भी पूरी नहीं हुई। उसके साथ-साथ जो हमारी फूड बोर्न इन्फेक्शियस डिज़ीज़ेज़ थी, उनका जो रेट था, वो भी बढ़ता चला गया। मतलब फूड बोर्न डिज़ीज़ेज़ का तो आपको पता है ना, जो इन्फेक्शियस पैथोजेंस या बैक्टीरिया, वायरस, जैसे हम कोई भी कंटामिनेटेड फूड्स अगर हम खा लेते हैं या प्रॉपर हाइजीन नहीं होती, क्लीन नहीं होती, तो कोई भी ऐसा पैथोजेंस जो हम बाय चांस अगर हम इंजेस्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारी जो डिजीज़ेज़ होती हैं वो फूड बॉर्न होंगी, जिसमें हमारे वोमिटिंग, डायरिया ये सब इंक्लूड होगा। नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स एंड पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजीज पेपर नॉट कंसीडर्ड एज पॉलिसी डॉक्यूमेंट फॉर इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन। पॉवर्टी थी, किसी रीजन में वो वैसी की वैसी ही है, तो उस पे पॉलिसीज़ जो थी वो डॉक्यूमेंट तक ही थी, तो वहाँ की जो न्यूट्रिशन थी वो भी नहीं इम्प्रूव हो पाई। लास्ट स्लाइड है हमारी। Policy do not clearly articulate operational plans and program of work in that they do not। वो क्यों नहीं वहाँ पे पॉलिसी या कोई भी एक प्रोग्राम जो बना था वो क्यों नहीं वहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम कर पाया, क्योंकि डू नॉट हैव क्लियर गोल्स, टारगेट, टाइमलाइंस एंड डिलीवरेबल्स। तो गोल्स तो जो थे वो तो क्लियर ही थे, जैसे जो हमने स्टेप्स देखे थे 10 स्टेप्स जो थे वो तो क्लियर थे, हर चीज़ क्लियर थी। टारगेट भी था, हमें पता था कि हमने ये 10 स्टेप्स को हमने किस पे अप्लाई करना है। लेकिन जो मेन हमें था वो था दे डू नॉट हैव डिलीवरेबल, कि हमारे पास ये ही नहीं था कि हमने उसको डिलीवर कैसे करना है। हमें पता था सब कुछ है हमारे पास, तो वही बात, यहाँ तो हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं थे या हमारे पास ये टीम ही नहीं थी जो उनको प्रॉपर तरीके से डिलीवर कर सकते। तो इसमें और बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ भी आएँगे, सिर्फ़ हमारा कंट्री नहीं और भी, जिस पे ये प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। यहाँ पे दे डू नॉट हैव स्पेसिफाइड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात। दे डू नॉट हैव आइडेंटिफाइड द कैपेसिटी एंड एरिया ऑफ कंपिटेंस रिक्वायर्ड ऑफ द वर्कफोर्स, कि उन वो सही तरीके से आइडेंटिफ़ाई ही नहीं कर पाए जो हमारी जो फ़ोर्स थी या हमारी जो ग्रुपिंग हमने की थी। डू नॉट हैव इंक्लूड प्रोसेस एंड आउटकम इवैल्यूएशन विद एप्रोप्रिएट इंडिकेटर्स एंड डू नॉट हैव द नेसेसरी और एडिक्वेट बजट फॉर इम्प्लीमेंटेशन। कि ये कुछ रीज़न्स थी जिसकी वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका जो भी प्रोग्राम था। या अगर इम्प्लीमेंट हो भी रहा है, ऐसा नहीं है कि होता भी नहीं है, होता है, कोशिश की जाती है। तो वो मतलब सारा जो एरिया है या सारी जो नेशन है वो कवर नहीं हो पा रही होती। तो कुछ-कुछ एरिया में काम होता है, वही जितना बजट होता है उतना वो काम हो जाता है, जितना नहीं होता वो फिर उतना ही रह जाता है।
वही ना, एरिया एरिया की बात होती है। जितना वो फ़ोकस करते हैं, उस पे वो जो भी पॉलिसी होती है या जो भी प्रोडक्ट डेवलप की गई होती है या किसी भी एरिया को कवर करना होता है, वो कर लेते हैं। लेकिन जब रिसोर्सेज़ ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर हमारा जो वहीं पे ही फिर उसी एरिया तक ही वो काम रह जाता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो अगर किसी को? समझ आई आज के लेक्चर की? मैम जी? मैम हाँ जी। मैम वो जो कल ग्रुप में नोट्स सेंड किए थे हुँ। मैम, उसमें तो स्लाइड्स हैं, आपने कहा था कि कट करके सेंड करेंगी कुछ। हाँ, वो कट करके ही सेंड मतलब मैंने इसलिए आपको पहले सेंड नहीं की थी स्लाइड्स, मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा भी था स्लाइड्स का, क्योंकि वो मैं उसमें बीच में इसमें से खुद ही कट करके फिर मैंने आपको डिलीवर किए हैं लेक्चर, हमज़ा। उसमें से मैं क्या मैम कट करूँ, वो तो मैंने सारे आपको पढ़ाए हैं। मेरा पहले स्लाइड शेयर करने का ना करने का मकसद यही था कि उसमें बहुत सारी ऐसी स्लाइड्स थी जो हमारे रिलेटेड नहीं थी। तो वो मैं साथ-साथ मैम कट करके इसलिए मैंने एंड पे आपको शेयर की थी स्लाइड्स। हाँ जी। टोटल 72 स्लाइड्स थी और आपने भी उतनी ही भेजी हुई हैं, उसमें से क्या कट किया है आपने? नहीं आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे। ये 100 प्लस स्लाइड्स थी। फिर जब मैं आपका मतलब आज जैसे आपका लेक्चर था, 1 रात पहले जब मैं आपका लेक्चर देखती थी, उसमें से मैं कट करती जाती थी साथ-साथ कि ये हमारे रिलेट नहीं है या ये मतलब ठीक नहीं है स्लाइड्स। तो वो जो साथ-साथ जो मैं छाँटी करती आई ना, वो अब इतनी आके रुकी हैं। कितनी रुकी हैं ये 70 कितनी है ये? 2 हैं। हाँ जी, 72 स्लाइड्स हैं। तो यहाँ तो फिर ऐसे होता कि मैं आपको 100 प्लस जो स्लाइड्स थी वो उठा के दे देती और फिर बाद में आप मुझसे कट करवाते तो आप बड़े ही हैप्पी होते कि मैम ने तो स्लाइड्स कम कर दी हैं। तो ये अच्छा नहीं था कि जो पढ़ने वाली स्लाइड्स थी या जो मैंने आपको डिलीवर किए हैं लेक्चर जो मैंने आपको स्लाइड्स यहाँ पे हमने डिस्कस की हैं, तो बजाय उसके कि हम वैसे हम गुज़र जाते स्लाइड्स के जो हमारे काम ही नहीं थी। तो मैं साथ-साथ कट करके फिर ही आपको दी हैं मैंने। मैम ये जो परसेंटेजेज़ हैं चलो नहीं करनी, और बाकी ये जो हर स्लाइड में लिखा है वेस्टर्न एशिया रीजन, फलाना रीजन, वो याद करने हैं क्या? बताएँ मुझे कौन-सी स्लाइड नंबर है? जल्दी से बताएँ। मैम ये देखूँगी तो तो मुझे अभी बताऊँगी ना। मैम जैसे अभी मैम आप काइंडली आप हमें ना ये बता दें हमने इन स्लाइड्स को तैयार कैसे करना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। मैम ये लास्ट लास्ट माशाल्लाह आपने ये क्वेश्चन मुझसे मिड में भी किया था कि हमने पेपर कैसे तैयार करना है। 7th सेमेस्टर में आप पहुँच गए हैं। मैम क्योंकि इसमें बहुत सी फीचर्स हैं और तो फिर हमें पता नहीं चलेगा मतलब आप कैसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगी। बच्चे मैंने आप आपको थोड़ा हमें बड़ी दफ़ा मेंशन किया है कि फिगर्स को लेकर आपने परेशान नहीं होना है, मैं फिगर्स नहीं दूँगी। फिगर्स का कोई काम ही नहीं है, जो नॉलेज है मैं वो आपसे पूछूँगी, स्लाइड्स में क्या बात की गई है। जैसे ये सामने जो हमारे स्लाइड्स ओपन है, मैं पूछूँगी कि ये देखिए ना ऑपरेशनल प्लान्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ वर्क इन दैट दे डू नॉट हैव कि ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम थी, ऐसी कौन-सी रीज़न्स थी कि वो उनको नहीं कर पाए थे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 लाइन्स हैं यहाँ पे। जैसे ड्यूरिंग लेक्चर भी हमज़ा ने मुझसे पूछा था तो मैंने उसको बताया था कि फिगर्स को कट करके कौन-सी स्लाइड थी वो? हाँ जी, ये वाली थी। मैम जैसे ये हैं, इससे आगे वाली एक स्लाइड थी उसमें ये वाली? पीछे-पीछे। मैम इससे पीछे वाली। मैम जैसे अब वो कहाँ गई है? ये वाली? मैम ये हाँ जी, ये जैसे इसके आगे अमेरिका लिखा हुआ है, इस तरह से काफ़ी हैं। और जैसे ये सीड्स एंड स्पोर्ट रिसर्च के आगे ये ईस्टर्न देखिए ना मेडिटेरेनियन अब रीजन। देखिए मोस्ट कॉमन फूड कमोडिटीज़ टारगेटेड बाय द इंटरवेंशन प्रोग्राम के ऐसी कौन-सी फूड कमोडिटीज़ थी जिस पे इंटरवेंशन प्रोग्राम हुआ? उसमें सीरियल्स हैं, रूट एंड ट्यूबर्स हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं, सीड्स एंड स्पोर्ट्स रिसर्च था और सब्सिडाइज्ड फूड्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स था। सिर्फ़ ये आपने याद करना है, आगे अमेरिका ईस्ट मेडिटेरेनियन रीजन नहीं करना आपने, उसके साथ हमारा ताल्लुक ही नहीं है। जी मैम, वही पूछना चाह रहा था। ठीक है। हाँ जी, नहीं, ना तो फिगर्स आपने करनी है और ना ही ये आपने कंट्रीज़ के नेम करने हैं। मैं आपसे मेन जो मैम नॉलेज है जैसे इस एक में बच्चे जैसे इस स्लाइड में जो नॉलेज है कि इंटरवेंशन प्रोग्राम थे
कौन-कौन सी ऐसी फूड थी जिस पे वो किए गए, ये नॉलेज है ना। अब इस नॉलेज को हमने क्या करना है कि वो अमेरिका में किया था या ईस्ट मेडिटेरेनियन रीजन में किया था। तो आपने जब स्लाइड्स पढ़नी है, आपने देखना है उसमें नॉलेज की क्या बात है। तो मैम बस वही पूछेंगी, इस तरह की चीज़ें नहीं पूछेंगी। फिगर्स वगैरह तो मैं बिल्कुल नहीं पूछूँगी। हाँ जी, पूछें अब। मैम जैसे हर स्लाइड्स में पॉइंट्स हैं, हाँ मैम जी। इतने पॉइंट्स तो जहन में नहीं रहते, तो हम वैसे जरूरी है कि पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें? नहीं, ज़रूरी नहीं है पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें। बस अगर ये ऑनलाइन पेपर होता तो मुझे पता था आपने क्या करना है, नीचे वाला पॉइंट पॉइंट उठा के ऊपर रख देना था, दरमियान वाला एंड पे ले जाना था। तो अब आपके फिज़िकल होने हैं, तो अब आप लोग याद करेंगे तो आप करेंगे, आप इसको एक सीधी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बात ये है कि मैंने जो स्लाइड्स पूछी होगी, कोई क्वेश्चन पूछा होगा, मैंने देखना उसमें लिखा क्या है आपने। जो मैंने आपको पढ़ाया है या जो स्लाइड्स में नॉलेज था वो आपने उस पे लिखा है कि नहीं? आप उसको नंबरिंग की फॉर्म में लिखें, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें, पैराग्राफ की फॉर्म में लिखें, जिस मर्ज़ी फॉर्म में लिखें। मेरे तक तो वो मेरा आंसर आना चाहिए ना। या अगर आप मेन नहीं, ठीक है, पूरी स्लाइड्स आप नहीं लिख पा रहे होते, तो उसमें से कुछ तो आप लिखेंगे ना कि मतलब उसमें कॉन्सेप्ट क्या था, तो मैं वो भी एक्सेप्ट कर लूँगी कि मतलब उसमें बताया क्या गया था उस क्वेश्चन में। समझ आ रही है? मैम वैसे ये सब्जेक्ट थोड़ा अजीब सा है। अब तो खत्म भी हो यस गया। मैम, ये बहुत अजीब सब्जेक्ट था। जैसे मिड में मैंने क्वेश्चन कुछ पूछा था और मुझे आंसर बच्चों ने कुछ दिया। अब ऐसे तो नंबर नहीं मिलने ना। सिर्फ 10 स्टूडेंट्स ऐसी थी जिन्होंने मेरा रिक्वायर्ड आंसर दिया था। तो यहाँ पे बात करने का मकसद ये है कि जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, अगर मुझे रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपने ये मेन से शुरू होना है और वल्नरेबल ग्रुप पे आके एंड करना है। नहीं है, उसके अंदर जो बात की गई है, डिस्कस की गई है, आप अपना वो कॉन्सेप्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बात ये है कि मेरे तक वो मैसेज पहुँचना चाहिए जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आंसर जो पूछ रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ देखूँगी कि स्लाइड्स वहाँ पे पेस्ट की गई है कि नहीं। तो बाकी ये जो हमारा सब्जेक्ट बड़ा ही अच्छा था, क्यों नहीं अच्छा था? देखो हमने एंड पे डिस्कस भी किया कि कौन-सी पॉलिसी थी, उस बच्चे का आंसर भी एंड में आ गया कि हमारे कंट्री में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रही, क्यों नहीं मैम वैल्यूएट हो मतलब रही। हाँ ये जी, सारा रट्टे वाला सब क्या है? मैम ये सारा रट्टे मारने वाला सब्जेक्ट है, कंसेप्चुअल नहीं है लाइक दूसरे जो सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे न्यूट्रिशन या फूड से रिलेटेड। आपका पेपर जो है ना इतना मुश्किल नहीं होगा। कितने मार्क्स का मैम पेपर बस होना है? 30 मार्क्स, 36 मार्क्स का या 30 मार्क्स का? भूल गई हूँ मैं। 30 30 30 मार्क्स मार्क्स फाइनल। का। तो फिर सेशनल के कितने 12 मार्क्स होंगे? यस मैम 12 सेशनल के होते हैं। बहुत हैं। तो जिस बच्चे ने मेरी क्लासेस ली है ना सिर्फ़ उसको ही मिलेंगे। बाकी मैं देखूँगी अगर प्रेज़ेंटेशंस मेरा है प्लान कि अगर हमारी फ़िज़िकल क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं फर्स्ट से, तो मैं आप बच्चों की जो है ना वो प्रेज़ेंटेशन रख लूँ। मैम प्लीज़ आसान बनाइएगा पेपर। बाकी ये जो 12 मार्क्स है ना सेशनल के, ये तो एक तो मैंने वो आपका क्विज़ लिया था ना, 6 मार्क्स वो क्विज़ में चले जाएँगे और 6 मार्क्स जो हैं वो मैं उसको प्रेज़ेंटेशन में ले जाऊँ। अगर पता नहीं अब प्रेज़ेंटेशंस होती हैं कि नहीं। बाकी जो आप अभी कह रही थी कि पेपर आसान नहीं होगा, मतलब मेरी कोशिश होगी मैम टफ ना अगर प्रेजेंटेशन दें तो इस टॉपिक्स में ही लीजिएगा ताकि याद भी हो जाए। क्या कह रहे जी हैं? मैम, इस पेपर भी तैयार हो जाएगा। स्लाइड्स में से ही लूँ? यस जी मैम। मैम, आप टॉपिक डिवाइड्स कर दीजिएगा ना। ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं देखा, ना सुना। मैम हम मैम से टीम का भी ऐसे ही कर रहे हैं। हाँ, वैसे उन्होंने मुझे बताया था। तो अच्छा ठीक है, कहा था उन्होंने मुझे ये वो इस तरह ले रही हैं प्रेज़ेंटेशंस। देखते हैं ना, पता नहीं मुझे क्लासेस देते भी हैं कि नहीं, क्योंकि आपका जो 1 से 13 है ना, वो आपके प्रैक्टिकल को उन्होंने कवर करना है। फिर भी मैं पूछूँगी अगर मुझे क्लासेस मिल गई आपकी, तो फिर हम देख कर लेंगे प्रेज़ेंटेशंस। नहीं तो फिर हमारी जो नेक्स्ट वीक है ना, वो लास्ट होगा। मैंने ये स्लाइड्स आपसे शेयर कर दी हैं, तो अगर
देख लीजिएगा, कोई मसला या कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसको दोबारा भी डिस्कस कर सकते हैं। ये वो स्लाइड्स हैं जो हमने डिस्कस किया, यहाँ पे कोई भी ऐसी स्लाइड नहीं है जो डिस्कस ना की गई हो। तो जो भी इधर-उधर की स्लाइड्स थी वो मैंने पहले ही कट कर दी थी। तो ये जितनी भी, ये कितनी स्लाइड्स हैं, 72 हैं, ये यहाँ पे डिस्कस की गई हैं लेक्चर में। तो अगेन आपको अगर किसी स्लाइड की समझ ना आ रही हो तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? चुप ही कर जाते हो। मैम फाइनल्स के लिए कितनी फाइल्स हैं? अभी ये एक ही शेयर किया मैंने, जो कल की थी मैंने, यही है, एक ही की है अभी तो पीपीटी फाइल। मैम इसके अलावा भी है? देखती हूँ ना मैं, अब नेक्स्ट वीक कुछ तो पढ़ना ही है। मैम नहीं, हम यही कर लेते हैं। मैम ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना, हमसे हो जाए वो बहुत ऊपर है, से कंसेप्चुअल भी नहीं है। बहुत ड्राई सब्जेक्ट है। अच्छा मैम खोले, इसमें तो कोई कर भी स्लाइड खोले मेरे सामने, मैंने आपको शेयर की थी ना स्लाइड्स रात को, उसमें से कोई भी स्लाइड्स खोले मेरे से, मैं आपको बताऊंगी उसमें से क्वेश्चन कैसे आ सकता है। अभी क्लियर कर लेते हैं इस बात को कि क्या है ये। मैम यही वाली स्लाइड का बता दें, मैम ये जो आपने स्लाइड ओपन की हुई है ना, इसी का बता दें। तो ये मैंने बताया तो था, आपने मेरा लेक्चर नहीं लिया, सुना कि हमने जो है पुलिस एक्टिविटी में आपसे पूछूंगी। अगर 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 मैं ये क्वेश्चन देती हूँ, ज़रूरी नहीं है मैं दूंगी, तो मैं पूछूंगी कि फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर की पुलिस एक्टिविटीज़ क्या थी, तो आप इसकी ये फिगर्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे उन्होंने रिसर्च किया था, प्रोविजन ऑफ सीड था, सब्सिडाइज सेल्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन था, कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर था, कि ये उसकी एक्टिविटीज़ थी। और अगर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछती हूँ कि मेन गोल क्या था, तो मेन गोल उसका ये था कि उन्होंने अपने जो आउटपुट को इंक्रीज करना था और फार्मिंग इनकम को इंक्रीज करना था। या ये ब्लैंक्स की फॉर्म में भी पूछ सकती हूँ कि मेन गोल ऑफ फूड सिक्योरिटी, तो आगे ये इतना सा आप लिखेंगे, जैसे सर अली बनाते थे ना ब्लैंक्स, लंबी लंबी ब्लैंक्स, वैसे। मैम सर अली तो कॉन्सेप्चुअल बनाते हैं, ये तो लाइंस हैं। अच्छा ठीक है, ब्लैंक्स नहीं बना यस मैम। नहीं बनानी तो पड़े, 30 मार्क्स का पेपर है। चलो मैं देखती हूँ। मैम ब्लैंक्स ना दीजिएगा आप प्लीज मैम। चलो ठीक है, ये भी मान लेती हूँ, ब्लैंक्स नहीं दूंगी। मैम प्लीज। ठीक है, ब्लैंक्स नहीं दूंगी, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज भी हो ओके सकते हैं। मैम, थैंक यू बाकी सो अगेन मच। मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर किसी भी स्लाइड्स में कोई प्रॉब्लम हो, वो हम अगेन डिस्कस कर लेंगे, जैसे ये आपको। ओके मैम, हम एक लेक्चर रख लेंगे, उसमें हम आपसे डिस्कशन कर लेंगे जो जिस स्लाइड की समझ नहीं आ रही है हमें। ठीक है, रख लेंगे। बाकी जैसे ये अभी आप कह रहे थे, जैसे अगर ये मुझसे आप ना पूछते और आप ये पेपर की तैयारी करने बैठते और ये इतनी ज़्यादा फिगर्स देखते, तो आपने तो वहीं पर परेशान हो जाना था। आपने कहते ये स्लाइड्स ही छोड़ देते हैं, ये 67 नंबर नहीं याद करनी। तो प्रॉब्लम आ गई ना इस स्लाइड्स में, तो इसी तरह किसी भी स्लाइड में प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ लो, मैं आपको बता दूंगी क्या उसमें से क्या करना और क्या नहीं करना। अभी ओके ऐसे मैम। याद करना तो मुश्किल नहीं ना होगा बगैर फिगर्स के। नो मैम, ऐसे तो इजी होगा याद करना। हाँ जी, यही मैं। मैम आपने मिनट्स में भी कहा था कि मैं फिगर्स नहीं दूंगी, लेकिन आपने एमसीक्यूज में ऐड की हुई थी। नहीं, मुझे याद है मैंने क्या कहा था, मुझे यस अपनी कही हुई एक-एक बात याद है। मैंने आपको कहा था कि मैं जो मेन फिगर्स हैं, वो मैं आपको दूँगी, जो अंदर हिडन है, जैसे ये बहुत ज़्यादा फिगर्स है, ये नहीं दूँगी मैं। मुझे याद है मैंने आपको कहा था। और वो जो मैंने 1-2 दी थी, वो मेन थी, ऊपर बहुत वो बुलेट फॉर्म में लिखी हुई थी, वो दी थी मैंने। तो मैम आप फाइनल्स में भी पूछेंगी मेन फिगर्स? मुझे अभी पता नहीं है कौन-सी मेन फिगर्स हैं। नहीं, मैं नहीं दूँगी आपको। ठीक है, फिगर्स कट है, मैं नहीं दूँगी। वैसे मैं रात देख रही थी, इसमें काफ़ी कुछ है इन ओके मैम। स्लाइड्स में, अगर आप देखेंगे ना काफ़ी कुछ है इसमें। 10 स्टेप्स भी हैं, ये कोड्स हैं हमारे 11 हैं, आर्टिकल्स, काफ़ी कुछ है इस स्लाइड्स में, तो फिगर्स मेरा नहीं ख़्याल मैं दूँगी। ठीक है? मैम जैसे वो स्कूल प्रोग्राम स्लाइड्स हैं, हाँ जी। मैम वो थोड़ी सी ओपन करें। हाँ जी।
मैम इसके जो जैसे मेजर पॉइंट्स हैं बस यही याद करने हैं ना, लाइक इसमें कैसा क्वेश्चन बन सकता है? फिगर्स ही हैं मोस्टली तो इसमें। यस मैम, इसमें फिगर्स ही हैं स्कूल प्रोग्राम्स यस की मैम। जैसे ये देखिए नीचे जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि स्कूल प्रोग्राम्स के जो कंपोनेंट्स थे वो कौन कौन से थे। ट्रेनिंग स्टाफ्स ऑन हेल्थ इश्यूज, ये उनका कंपोनेंट था कि उन्होंने हेल्थ इश्यूज को कैसे रिजोल्व करना है अपने स्टाफ्स को ट्रेन करके। इंश्योर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाइजीनिक कुकिंग फैसिलिटीज। ये जो फिगर्स हैं आगे ये आपने नहीं करनी, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी सब्जेक्ट की कि हमने डिस्कस करना है, मगर मैं क्वेश्चन में फिगर्स नहीं पूछूंगी। जैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में मैं पूछ सकती हूँ, समझ आ रही है कि कौन कौन से यस कंपोनेंट मैम। थे। मैम अब यहाँ पे देखें। मैं देख रही हूँ। मैम हम आपसे वही कह रहे हैं कि आप एक लेक्चर में ना हमें काइंडली गाइड कर दें कि हम कैसे इन स्लाइड्स को प्रिपेयर करें, मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से। माशाल्लाह, मैं मेरा ख्याल मैं एक लेक्चर रखती हूँ उसमें मैं आपको एक एक स्लाइड खोल के बताती हूँ कि बच्चे ये नहीं करना ये करना है, ऐसे कह रही है ना आप। नो मैम। मैं बता तो रही मैम हूँ मैं ना आपको कि आपने ये रीजन्स नेम्स नहीं याद करने, फिगर्स नहीं याद करनी। अब ये बेशक स्कूल प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है, लेकिन अगर उसमें कोई एक मेन क्वेश्चन नहीं बन रहा तो मैं नहीं दूंगी। अगर इसमें फिगर्स आ गई हैं तो मैं नहीं दूंगी। ओके मैम। हाँ जी, इसमें इस स्लाइड्स में तो मतलब सारा वो इन्फॉर्मेशन ही थी। इसमें एक ही क्वेश्चन बन सकता है अगर 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 मैं दूंगी तो, कि क्या कंपोनेंट्स थे। ओके मैम। शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है। इसके अलावा भी आप देख लीजिएगा, फिर मुझसे पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में ना। ओके मैम। बाकी पेपर को लेकर परेशान होने की इतनी जरूरत नहीं है आप सबको, पढ़ना तो पढ़ना ही है। बाकी अटेंडेंस लगा दिया सबने। यस मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज।